हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट। उस चैप्टर का नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस चैप्टर में हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, यानी रासायनिक संयोग के नियम की। और ये रासायनिक संयोग के जो नियम हैं हमको ये बताते हैं कि किस प्रकार दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं और उससे किस प्रकार किसी रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। टोटल 6 नियम थे। पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा अपने पास था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसे बोलते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे बोलते हैं हम गुणित अनुपात का नियम। फिर अपने पास था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यानी व्युत्क्रमण अनुपात का नियम या पारस्परिक अनुपात का नियम। एक अपने पास था अवोगाद्रो का नियम और एक अपने पास था गैलुसा का नियम। टोटल 6 नियम थे। और ये नियम हमको ये समझाते हैं कि किस प्रकार एटम आपस में जुड़ते हैं और किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है। इसमें हमने पहले नियम की बात कर ली थी और उस नियम का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैंने आपको बताया था कि इस नियम को देने वाला वैज्ञानिक था एंटोनी लेवाजिए। उसने 1774 में 1774 में ये नियम दिया था। और इसका जो प्रायोगिक सत्यापन था वो वैज्ञानिक लैंडोर द्वारा किया गया था। अब यह नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सदैव क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट। यानी जो क्रियाकारक का द्रव्यमान होगा वो ही द्रव्यमान उत्पाद का होगा। ये बात मैंने आपसे कही थी और मैंने आपको उसका एग्जाम्पल देकर भी समझाया था। फिर मैंने आपसे एक बात इंपॉर्टेंट ये भी कही थी कि ये जो नियम है, कौन सा नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता। क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में बाहर निकल जाती है, mc² की फॉर्म में। और mc² की फॉर्म मतलब मास बाहर निकल रहा है और मास के बाहर चले जाने के कारण मतलब द्रव्यमान में कमी आएगी नहीं आएगी। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है mc² की फॉर्म में बाहर निकल रही है, मतलब मास बाहर जा रहा है। और अगर द्रव्यमान बाहर जा रहा है तो बता द्रव्यमान में कमी होगी कि नहीं होगी। और द्रव्यमान में कमी के कारण जो क्रियाकारक का द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। इसी कारण नाभिकीय अभिक्रियाओं में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वह अप्लाई नहीं होता। ये बात कर ली थी मैंने पिछले वाले लेक्चर में। अब जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो सेकंड नियम की बात कर रहे हैं। और सेकंड नियम हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसे बोलते हैं नियम स्थिर अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं इसे हम, स्थिर अनुपात का नियम। पहली बात तो ये कि सर ये नियम दिया किसने था, तो इसके जो प्रस्तुत करता है, इस नियम को जो देने वाला साइंटिस्ट था वो था भाई प्राउस्ट। पूरा नाम है इसका जोसेफ एल प्राउस्ट। 1779 में इस नियम को दिया गया था। और इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है वो किया गया था। 2 साइंटिस्ट थे, एक तो नाम था स्टास और एक का नाम था रिचार्ड। 2 साइंटिस्ट थे, एक तो स्टास था और एक रिचार्ड। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इस दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर इस नियम का किया था भाई प्रायोगिक सत्यापन। देने वाला वैज्ञानिक तो प्राउस्ट था और प्रायोगिक सत्यापन किसी द्वारा किया गया था, स्टास और रिचार्ड के द्वारा। ये तो बात थी इसकी डिस्कवरी के बारे में। इसकी डिस्कवरी के बारे में बातें हैं। हमको ये समझना है कि सर ये जो स्थिर अनुपात का नियम है वो हमको कहना क्या चाहता है और इस स्थिर अनुपात के नियम का हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बनने में क्या योगदान है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो रासायनिक संयोग के नियम है वो आपको ये बताते हैं कि किस प्रकार कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है या एटम के जुड़ने का क्रम क्या होता है। तो नाम से पता लग रहा है हमको, स्थिर का मतलब फिक्स और अनुपात का मतलब होता है रेशियो। यानी इस नियम में कोई ना कोई अनुपात क्या होने वाला है भाई, फिक्स। तो पहले तो मैं आपको इस नियम के बारे में बताऊंगा, फिर इसका एग्जाम्पल देके आपको ये समझाया जाएगा कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहना चाहता है। तो सुनो आप ध्यान से कि नियम पहली बात तो कहता क्या है। तो मैं आपको पहले नियम की परिभाषा बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल के द्वारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा भाई। उम्मीद करूंगा आपको ये नियम पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले नियम सुनो आप। ये नियम ये कहता है, तो पहले लिख दे दो, इस नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार अनुपात। सुनना, इस नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार अनुपात सदैव नियत रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। अब सुनो, एक लाइन में क्या कहेंगे कि जो कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है उसका जो एटॉमिक वेट है, यानी उसका जो अणु भार है या द्रव्यमान जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे उसे आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो। यानी अगर आपके पास मान लो हाइड्रोजन है, अगर मान लो आपके पास हाइड्रोजन है, उसे आपने चाहे इस अभिक्रिया में प्राप्त की हो, उसे आपने चाहे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में प्राप्त किया हो, उसे चाहे आपने अपचयन अभिक्रिया में प्राप्त किया हो, यानी अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो उसका जो भार है
वो ऑक्सीकरण में भी उतना ही होगा तो अपचयन में भी उतना ही होगा। यानी ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपने किस प्रकार बनाया है, यानी उसका जो एटॉमिक वेट है वो हमेशा रहेगा कांस्टेंट। अब आपको बोलकर तो कुछ बात समझ नहीं आई होगी, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा और उसके द्वारा इस नियम को समझाने की कोशिश करूंगा। नियम तो क्या कहता है कि प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार अनुपात सदैव नियत रहता है, चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए। अब समझो आप कि नियम कहता क्या है। एग्जाम्पल दे रहा हूं और मैंने एग्जाम्पल ले लिया भाई वाटर का। जानते हो वाटर को पानी कहते हैं। आप देखो वाटर के अंदर हाइड्रोजन के तो 2 एटम है और ऑक्सीजन का अपने पास 1 एटम है। आप जानते हो हाइड्रोजन के 1 एटम का परमाणु भार 1 ग्राम होता है, तो 2 का 2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन के 1 एटम का होता है अपने पास 16। अगर इसको हम काटें तो 2 एकम 2, 2 × 16, मतलब इसका अनुपात आएगा 1:8। कितना आएगा? 1:8। माना कि हम ये जो पानी लेके आ रहे हैं ये पानी है अपने पास नदी का। किसका पानी है भाई? नदी का। अब मान लो आपके पास एक टंकी है और टंकी में पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ये थोड़ी कि टंकी में अलग से कोई हाइड्रोजन आ जाएगी, H2O ही रहेगा फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला H2O है तो यहाँ भी अनुपात कितना रहेगा? 1:8। मान लो आपने पानी तालाब से लिया, अगर तालाब का पानी है तो भी अनुपात कितना रहेगा? 1:8। अगर मान लो आपने पानी कुएं से लिया तो भी वाटर ही होगा उसमें, और उसमें भी अनुपात कितना होगा? 1:8। कहने का मतलब ये है कि पानी आप चाहे नदी का लो, तालाब का लो, कुएं का लो, टंकी का लो, पानी की बोतल का लो, उसके अंदर जो परमाणु भार का अनुपात है वो सदैव कितना रहेगा? 1:8। यानी वो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, चाहे उसे आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो। यानी अगर आप पानी नदी से प्राप्त करते हो तो भी अनुपात 1:8 रहेगा, अगर आप टंकी से प्राप्त करते हो तो भी इतना रहेगा, तालाब से लेते हो तो भी इतना रहेगा, और कुएं से लेते हो तो भी ही इतना रहेगा। यानी प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार जो अनुपात है वो सदैव क्या रहता है? कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। इसे बोलते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। इसे क्या बोलते हैं हम? स्थिर अनुपात का नियम। बात समझ आ गई कि अगर आपके पास वाटर बन रहा है, सुना ध्यान से, अगर आपके पास किसी भी अभिक्रिया में वाटर बन रहा है तो भले वो ऑक्सीकरण में बने, चाहे भले वो अपचयन में बने, चाहे वो दहन करने पे बने, चाहे वो किसी और अभिक्रिया में बने, यानी अगर आप किसी भी प्रकार से कैसे भी अगर वाटर बना रहे हो तो उसका जो अनुपात है वो सदैव कितना रहेगा? 1:8। ये नहीं है कि आपने इस अभिक्रिया में बनाया तो कुछ बात अलग हो गई और इस अभिक्रिया में बनाया तो कुछ बात अलग हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट सेम बन रहा है तो उसके जो परमाणु भार का अनुपात है वो भी सदैव क्या होगा? सेम। इसे बोलते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि नियम क्या कहना चाहता है कि प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार, सुना ध्यान से नियम, प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार जो अनुपात है वो देखो सदैव पता कांस्टेंट है कि नहीं? ये क्या है भाई? कांस्टेंट। सदैव क्या रहेगा? ये नियत, चाहे उसे आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करो या आप कैसे भी बनाओ। क्लियर है? अब मैं आपको एक अभिक्रिया के द्वारा इस नियम को एक्सप्लेन करता हूं कि कहता क्या है। यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है क्या। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं एक अभिक्रिया की बात करूं, फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं भाई? CO। जानते हो इस चीज का? और आपने इसका नाम भी सुना होगा CaCO3। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर इसे आप गर्म करो तो ये टूट जाएगा और बनाएगा CaO + CO2। अगर आप CaCO3 को गर्म करोगे तो ये क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा CaO और एक बनाएगा अपने पास CO2। अब देखो, जब आपने कार्बन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई तो भी आपके पास CO2 बना, और जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो भी आपके पास क्या बना? CO2। यानी ये अभिक्रिया तो अलग है, इसमें तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे, और ये अभिक्रिया अलग है, इसमें CaCO3 को जब आप गर्म करते हो तो CaO + CO2 बन रहा है। मतलब यहाँ भी CO2 बन रही है और यहाँ भी क्या बन रही है? CO2। तो देखो बताओ, ये CO2 और ये CO2 क्या अलग अलग होगी क्या? क्या इन दोनों के जो परमाणुओं का भार है वो क्या अलग अलग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं CO2 कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन की 1 एटम का 16, 2 का अपने पास होगा 32, 4 × 3 = 12 और 4 × 8 = 32। मतलब इसका जो अनुपात है वो अपने पास आएगा 3:8। तो यहाँ भी अनुपात कितना होगा? 3:8। चाहे आपने उसे इस प्रकार बनाया हो चाहे इस प्रकार बनाया हो, अगर CO2 बन रही है तो उसका अनुपात हमेशा कितना रहेगा? 3:8। चाहे आपने इस प्रकार बनाया हो या इस प्रकार बनाया हो या किसी और प्रकार बनाया हो, यानी आपके जो परमाणु भार का जो अनुपात है वो क्या है भाई? वो क्या है भाई? कांस्टेंट। इसे बोलते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम।
बात समझ आ रही है? वापस नियम सुनना कि प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार जो अनुपात है वो सदैव कांस्टेंट रहता है, चाहे उसे आप कैसे भी बनाओ या कैसे भी प्राप्त करो, ये डिपेंड नहीं करता, उसका मास है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसे बोलते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। फॉर एग्जाम्पल और भी ले सकते हो आप, जैसे मान लो आपके पास अमोनिया है, तो अमोनिया को चाहे आप ऐसे बनाओ N2 + 3H2 + 2NH, चाहे आप किसी और तरीके से बनाओ। अगर अमोनिया बन रही है तो नाइट्रोजन का अपने पास 14 होता है, हाइड्रोजन का अपने पास 3, तो अनुपात 14:3 ही रहेगा, चाहे आप अमोनिया कहीं से भी प्राप्त करो, कैसे भी प्राप्त करो। ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कैसे प्राप्त किया है, उसका जो अनुपात है वो सदैव क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ध्यान से देख लीजिए आप, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि स्थिर अनुपात का नियम कहता क्या है। तो ये नियम क्या कहता है कि परमाणु के जो प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार जो अनुपात है वो सदैव नियत रहेगा, चाहे उसे आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लीजिए। क्लियर है? वापस समझाता हूँ। ये जो नियम देने वाला वैज्ञानिक था वो प्राउस था, और इसका प्रायोगिक सत्यापन स्टास और रिचर्ड द्वारा किया गया था। और ये नियम क्या कहता है कि प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार अनुपात सदैव नियत रहता है, चाहे उसे आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करो। मैंने एग्जाम्पल वाटर का बताया, मैंने एग्जाम्पल आपको CO2 का भी समझा दिया। बिल्कुल सिंपल नियम है, कोई इसमें स्पेशल बात है नहीं। ठीक है, अब हम अगले नियम की तरफ चर्चा करते हैं, और वो नियम भी भाई अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और वो नियम क्या है? देखो ध्यान से, नेक्स्ट नियम हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड नियम। इसे बोलते हैं हिंदी में गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं? गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसे बोलते हैं नियम गुणित अनुपात का नियम। थर्ड नियम है। पहली बात तो ये, इसको देने वाला वैज्ञानिक है, इसका प्रस्तुतकर्ता कौन था? इसे दिया था भाई जॉन डाल्टन, जिसका आप परमाणु सिद्धांत पढ़ते हो, डाल्टन। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट था, उसने इस नियम को प्रतिपादित किया था। जॉन डाल्टन नाम जो साइंटिस्ट था उसने इस नियम को दिया था, और नियम का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी गुणित अनुपात। मल्टीपल जानते हो ना, एक से ज्यादा वैल्यू, तो कुछ इस प्रकार का इसमें होने वाला है। क्योंकि हमने जब पहला नियम पढ़ा था वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसमें हमने द्रव्यमान को कांस्टेंट किया था। सेकंड जो नियम था वो था स्थिर अनुपात का नियम, यानी उसके अंदर हमने भार को निश्चित किया था। और यहाँ पर बात होगी मल्टीपल प्रोपोर्शन की, यानी कुछ गुणित अनुपात की बात होगी। वो देखेंगे हम क्या है, वो अभी मैटर नहीं करता। पहले मैं आपको नियम समझाऊंगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल के द्वारा पूरी चीज क्लियर कर दूंगा। अब पहले हम नियम सुनो, नियम क्या कहता है। देने वाला वैज्ञानिक कौन था भाई? जॉन डाल्टन। तो नियम क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व, सुना ध्यान से, दो हो या दो से ज्यादा हो, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में कंबाइन करते हैं, तो मैंने कहा था जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं, भाई ये नियम हमको समझाना है। क्या चाहते हैं कि जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनसे जो रासायनिक अभिक्रिया बनती है उनका फॉर्मेशन इन नियमों के द्वारा हम समझते हैं। तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक या एक से, मैं कहूंगा दो या दो से अधिक कह सकते हो आप, वापस सुनना, कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो यदि उनमें से, सुना बात ध्यान से, यदि उनमें से एक का परमाणु भार फिक्स कर दिया जाए, एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं आपको, पहले आप नियम समझ लो। यदि उनमें से एक का परमाणु भार फिक्स कर दिया जाए तो उससे जुड़ने वाला जो दूसरा एटम है उसके जो परमाणु भारों का अनुपात है वो हमेशा एक सिंपल रेशो होगा, ऐसे होगा 1:2:3:4 एंड सो ऑन, बढ़ता चला जाएगा। वापिस समझो नियम ध्यान से। क्या कहता है कि मान लो दो एटम है, एक एटम ए है, एक एटम बी है, और ये दोनों मिलकर अलग अलग यौगिक बना रहे, AB2, AB3, AB2O4, जो भी है, यानी दो एटम आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो अगर मैं इसके एक का अगर मास फिक्स कर दूं, मान लो मैंने ए का मान फिक्स कर दिया, तो जो बी के जो जुड़ने का क्रम है, यानी जो बी का मास है वो अलग अलग अभिक्रियाओं में इस प्रकार का एक रेशो आएगा, 1:2:3:3:4, इस प्रकार एक सिंपल रेशो आएगा। उसे बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम।
वापस समझो नाम से कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं और अगर वो दो से ज़्यादा यौगिक बना रहे हैं और यदि उनमें से मैं एक परमाणु का भार फिक्स कर दूं तो उससे जुड़ने वाला जो दूसरा एटम है उसका अगर आप भार देखोगे प्रोडक्ट में तो हमेशा इस रेशो में आएगा 1:2:3:4:5। समझ में बात? इसे बोलते हैं हम गुणित अनुपात का नियम। इसे क्या बोलते हैं हम? गुणित अनुपात का नियम। एग्जाम्पल सुन लो आप, एग्जाम्पल से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। नियम समझ लो कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं, अगर वो दो से ज़्यादा यौगिक बना रहे हैं और इसमें से अगर हम एक एटम का मास फिक्स कर दें तो जो दूसरा एटम उससे जुड़ रहा है उसका अगर मास का आप अनुपात लोगे तो हमेशा सिंपल होल रेशो नंबर आएगा। कैसे आएगा? एग्जाम्पल देखो आप, अगर मैं नाइट्रोजन और अगर ऑक्सीजन की बात करूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये जब जुड़ते हैं तो देखो क्या क्या बनाते हैं, N2O बन जाता है, NO बन जाता है, N2O3 बन जाता है, N2O4 बन जाता है और N2O5 बन जाता है। यानी दो एटम थे, एक एटम N था और एक एटम O था, आगे दो एटम, और ये दो एटम देखो एक से ज्यादा यौगिक बनाए, देखो क्या क्या बना देता है, ये N2O बना रहा है, NO बना रहा है, N2O3 बना रहा है, N2O4 बना रहा है, N2O5 बना रहा है। बताओ नियम लागू हो रहा है नहीं हो रहा? कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करके दो से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, अब नियम क्या कहता है, यदि इनमें से मैं एक का परमाणु भार फिक्स कर दूं, मान लो मैंने N2 का परमाणु भार फिक्स कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ भी N2 है, इसको छोड़कर यहाँ भी N2 है, यहाँ भी N2 है, यहाँ भी N2 है। अगर मैंने N2 का परमाणु भार फिक्स कर दिया तो बताओ N2, N का कितना होता है 14, तो N2 का कितना होगा अपने पास 28, तो इसका कितना हो जाएगा अपने पास 28। क्लियर है? यहाँ भी 28 हो जाएगा, यहाँ भी 28 और यहाँ भी 28। क्या कह रहा है नियम कि जब दो तत्व आपस में जुड़कर दो से ज्यादा यौगिक बनाते हैं और यदि इनमें से अगर आपने एक एटम का परमाणु भार फिक्स कर दिया तो ये जो दूसरा एटम है, दूसरा एटम कौन सा है भाई? ऑक्सीजन। तो ये जो दूसरा एटम है इसके अगर आप भार का अनुपात लोगे, यानी इसके अगर आप द्रव्यमान का अनुपात लोगे तो कैसे आएगा वो? 1:2:3:4:5 इस प्रकार आएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से, इसको आपने 28 कर लिया, ऑक्सीजन कितना होता है भाई 28 रेशो, भाई इसका तो 28 होना है, ऑक्सीजन कितना होता है भाई 16। अब आप देखो यहाँ पे N एक ही है, हमने लिया है N2, भाई हमने फिक्स किसको किया है N2 को हमने फिक्स किसको किया है N2। यहाँ पे नाइट्रोजन एक है तो मुझे इसे भी N2 करना पड़ेगा, तो इसे मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई 2 से। बताओ नाइट्रोजन 2 है कि नहीं? तो अगर इसका पहले मास 14 था, अरे भाई सोचो आप, ये है NO, मैंने फिक्स किया है N2 को, किसको फिक्स किया है मैंने N2 को, इसका तो अपने पास 14 होता है। अगर N2 की बात करो, N2 को तो मैं 28, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसे तो आगे 2 लिखूंगा नहीं लिखूंगा, इसका कितना हो जाएगा 28, तो इसका कितना हो जाएगा 1 का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो देखो अगर इसको आप 28 करोगे भाई, अरे आप समझो ना, NO की बात करो आप, N का होता है अपने पास 14, ऑक्सीजन का अपने पास होता है 16, ठीक है। अगर मैं इसको 28 करूं तो ये डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, तो ये तो कर रहा हूं मैं, यहाँ पे हो गया 32। यहाँ आ जाओ, यहाँ तो N2 है, करने की आवश्यकता ही नहीं, तो 28 के साथ एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना होगा अपने पास 48, यहाँ भी 28 है, अब एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 कितना होगा 64, यहाँ भी 28 है तो एक ऑक्सीजन का 16 तो 5 का कितना होगा 16×5 80। तो देखो अगर आपने इसका परमाणु भार फिक्स कर दिया तो देखो दूसरे का जो है 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 4 16×5 80। पता अनुपात ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1:2:3:4:5। बताओ सिंपल होल रेशो आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कहा था कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करके दो से ज्यादा यौगिक बनाते हैं और यदि इनमें से अगर मैं एक का परमाणु भार फिक्स कर दूं तो जो दूसरा एटम है उसके जो परमाणु भार का अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा भाई? सिंपल होल रेशो नंबर। इसे बोलते हैं हम गुणित अनुपात का नियम। इसे क्या बोलते हैं हम? गुणित अनुपात का नियम। देखो ध्यान से बोल, इसे क्या बोलते हैं हम? गुणित अनुपात का नियम। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं हम? गुणित अनुपात का नियम। आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में इसके 2-3 एग्जाम्पल और दूंगा, उसके द्वारा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जबकि उम्मीद करता हूं आपको ये नियम समझ में आ गया हो। जब तक के लिए धन्यवाद।